आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के द्वारा जननायक और अब कह सकते हैं कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी अवसर पर उनको हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और श्रद्धांजलि आज जगजीवन बाबू शोध संस्थान के सभागार में हम सब उपस्थित हैं। संतोष कुमार सुमन जी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कल ही आप लोगों के आशीर्वाद से बिहार सरकार में मंत्री का शपथ भी लिया है। हम उनको बधाई देते हैं आप लोगों की ओर से और अपने ओर से भी। और यहाँ भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को उनके 100वें वर्षगांठ के अवसर पर हम बधाई देते हैं और बधाई देते हैं उनके परिवार को कि आज उनके जाने के बाद भी उनका नाम आज संसार में रोशन हुआ। भारत रत्न की उपाधि पाकर और फिर भारत सरकार को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं कि उन्होंने एक गरीब पिछड़ा और मजलूम समाज के रहने वाले व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि दी। तो मैं तो समझता हूं हो सकता है सबको भ्रम हो कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दे दी गई तो कर्पूरी ठाकुर जी उनके परिवार धन्य हो गए। हमारी सोच उल्टी है। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत रत्न की उपाधि जिस व्यक्ति को दी गई है उस व्यक्ति को बहुत महान हम नहीं कहेंगे, हम महान कहेंगे भारत रत्न की उपाधि को कि जो आज गौरवान्वित हुआ है कि एक अच्छे शख्स को उन्होंने भारत रत्न की उपाधि दी है। मतलब आज तक भारत रत्न की उपाधि देने में बहुत तरह की बातें आती थी। हम लोग सोचते थे कि क्या गरीब परिवार के लोगों को भी भारत रत्न की उपाधि मिलेगी क्या। तो कहने का मतलब कि भारत रत्न की उपाधि स्वयं में गौरवान्वित हुई है कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दे करके। मैं ये कहना चाहता हूँ और इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं भारत सरकार को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित शाह जी को और जिनके हस्ताक्षर से सूचना जारी हुई है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। और यही जानता है कि वो गुदड़ी के लाल रहे हैं और समाज के लिए अनेक सितम उन्होंने सहने का काम किया। हमको याद है जब मंडल कमीशन की बात आई थी उस समय उनको गालियां मिल रही थी, वो मैं दोहरा नहीं सकता हूं। तो यहां तक उनको अपमान सहना पड़ा था, लेकिन उस शख्स को कोई चिंता नहीं थी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। अमीर वर्ग के लोगों को मैं जाति की बात नहीं करता, क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का दृढ़ मत है कि इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में और बिहार में दो ही जातियां हैं, एक अमीरों की और एक गरीबों की। तो अमीरों की बात तो सबको ही करता है, नीतियां बनती है, लेकिन गरीबों की बात बहुत कम लोग करते हैं। और यदि नीतियां बनती है तो कमोबेश जो भी आज शासन में रहे हैं ये महसूस करते हैं कि गरीबों के विकास के लिए जो काम होता है, जो लाभ की बात होती है, उनके पास वो पहुंच नहीं पाती। बीच ही में बिचौलिया के द्वारा वो हसट हो जाता है, लोग उसको लोक लेते हैं। तो इस दृष्टिकोण से कर्पूरी ठाकुर जी महान व्यक्तित्व, गरीबों की लड़ाई लड़ी। आपने सुना अभी कि जब नौकरियों की बात आने लगी
आज तो हर गांव में, हर टोला में, कस्बे में मैट्रिक क्या, एमए, बीए सब लोग मिल जाते हैं। लेकिन जिस समय कर्पूरी ठाकुर जी का काल रहा था, उस समय मैट्रिक पास बहुत कम लोग मिलते थे। खास करके गरीब तबके के लोग में मैट्रिक पास नहीं मिलते थे। कारण अंग्रेजी उस समय अनिवार्य विषय रहता था, और अंग्रेजी पढ़ाने वाले हमारे गांवों में जो हमारे मास्टर होते थे, उनकी अनिच्छा के चलते, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, दुख भी लग सकता है हमारे लोगों को, कि जो सरकार शिक्षकों के बारे में सोच करके शिक्षकों से जो काम लेना चाहिए सरकार, शिक्षक कुछ ही प्रतिशत उत्तीर्ण हुए उस उद्देश्य में, लेकिन अधिकांश शिक्षक ऐसे हुए जिसके चलते पढ़ाई की स्थिति बड़ी खराब रही शुरू से। आप सोच सकते हैं, आपके सामने बोलने वाला आदमी 1962 में मैट्रिक किया है। जिस समाज से हम थे और मैट्रिक पास किया था, अगल बगल गांव के लोग आते थे कि एक भुइयां का लड़का मैट्रिक पास कर गया है। तो आप सोच सकते थे कि पढ़ाई की क्या स्थिति। 1966 में जब हम ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट किया, उस समय भी लगता था, जिला भर के आदमी आए थे कि भाई ऑनर्स करने वाला तो आदमी बड़ा अमीर घर का होता है, किताबें रहती हैं, पढ़ता है, वो ऑनर्स करता है। ये 1966 में भुइयां का लड़का कैसे कर गया। हम बताना चाह रहे हैं, अपनी बात नहीं, हम बताना चाह रहे हैं कि उस समय पढ़ाई की स्थिति यही थी कि गिने चुने लोग आगे बढ़ते थे, और बढ़ रहे थे कौन? अमीर घर के लोग, चाहे जिस जात का हो। अंग्रेजी अनिवार्य था, वो ट्यूशन पढ़ाते थे, बच्चों को कोचिंग कराते थे, और नहीं होता था तो जब परीक्षा हो जाती थी तो कॉपी में पैरवी करने के लिए बिहार के कोने कोने दौड़ते थे और नंबर बढ़वा करके अपने बेटा को मैट्रिक पास करवाते थे। वो बड़े लोग ही कर सकते थे, अमीर लोग ही कर सकते थे, मैं इसमें जात की बात में नहीं करता। लेकिन जो गरीब थे, लेकिन ये बात सही है कि इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अति पिछड़ा, ये सब लोग, ओबीसी लोग के लोग जरूर पिछड़ जाते थे, उनके पास ये संसाधन नहीं था। और यही कारण था कि हमारे लोग मैट्रिक पास नहीं कर पाते। तो जब मैट्रिक ही नहीं पास कर जाते तो फिर आइए भी कहाँ से पास करते। और यही कारण था कि जो वैकेंसियां होती थी उस समय, उस वैकेंसिया में स्थान खाली रहता था, और गरीब तबके के लोग की बहालियां नहीं होती थी, बड़े लोग बहाल हो जाते थे और अपना काम करते थे। ये कितनी बड़ी सामाजिक विडंबना थी, इस चीज को किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का ध्यान इस ओर गया, और उन्होंने कहा कि हम जो रास्ता रुकी हुई है, जो कबाड़ लगा हुआ है, हम कबाड़ को तोड़ेंगे। और क्या क्या उन्होंने विदाउट इंग्लिश मैट्रिक पास होने की इजाजत दे दी, जिससे बहुत लोग पढ़ने लगे, आगे बढ़ गए, एमए बीए तक हो गए, नौकरियां होने लगी। ये उनका विचार था समाज के लिए और गरीबों के लिए। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, क्योंकि उस समय हम जिए हैं, हम देखा है कि हमारे गरीब परिवार, जब मैं गरीब कह रहा हूं तो कोई जात की बात मैं नहीं कह रहा हूं, सभी जात में गरीब होते हैं। हमारी पार्टी का प्रिंसिपल है, हमारे पार्टी का सिद्धांत है। और जो गरीब होते थे उन पर अनेकों सितम ढाए जा रहे थे। चाहे तो उनका जमीन सरकार देती थी, पर्चा उसको लोग हड़प जाते थे, चाहे उनके बहू बेटी की इज्जत पर भी धावा बोलते थे, चाहे उनसे बल्ला काम करवाते थे, बेगारी करवाते थे, या फिर
हिंसा प्रतिहिंसा में अनेक जानें जा रही थी, गरीबों की जान जा रही थी, और पुलिस व्यवस्था उतना चुस्त उस समय नहीं थी कि हमारे गरीब लोगों को लोग रक्षा कर सके। तो जानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि हमारे लोग निहत्था होते हैं, इनके पास कोई संसाधन नहीं होता लाठी और भाला छोड़ करके। अगर इनको भी हम संसाधन दे दें तो जो अत्याचारी आता है अत्याचार करने, उसका जवाब मिलेगा। इसके लिए क्या किया जानते हैं कि सभी गरीबों को लाइसेंस बंदूक और राइफल का फ्री कर दो, और फ्री हुआ। बहुत हजारों को राइफल और बंदूक मिले, और उसके बल पर किसी के यहाँ राइफल और बंदूक था तो लोग डर से वहां नहीं जाते थे, उस गांव में नहीं जाते थे। हालांकि कि उनकी कमजोरी होती थी तो कहीं कहीं बंदूक और राइफल लूटने के लिए लोग जाते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कर्पूरी जी उन बातों को टच किया जिन बातों की ओर कोई नहीं जाते थे। तो हमारा कहना है कि देहात में कहा जाता है कि जाके पैर में न फटे ब्याई, तू जाने का पीर फराई। तो इसी तरह से कर्पूरी ठाकुर जी उसी समाज में जन्मे थे, पीड़ा झेली थी, इसलिए उन्होंने ये दो काम किया। इसके अलावे बहुत सारी बातें हमारे लोग कहे, क्या राजनीति में किया, क्या सामाजिक सेक्टर में किया, वो बातें आपने सुनी। और हम समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी की जो 100वां जयंती है, और इस अवसर पर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक अच्छा समय चुना। आज 100वां जयंती की श्रद्धांजलि हम लोग औपचारिक रूप में दे रहे हैं, लेकिन यादगार कैसे रहे, इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने चुना कि 100वां वर्ष की वर्षगांठ का याद ऐसा हम करा दें कि कर्पूरी ठाकुर जी को भी दुनिया जाने और भारत रत्न की उपाधि को भी दुनिया जाने। इस दोनों बात के लिए उन्होंने हमारे कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां वर्षगांठ जो 23 तारीख को होता है उस दिन उन्होंने चुना और डिक्लेयर किया। उतना ही नहीं किया है, बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम पर डाक टिकट भी चलते हैं। कोई गरीब के नाम पर डाक टिकट आप कम सुने होंगे, लेकिन ये भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार दूसरे दिन यानी 24 तारीख को ही कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर डाक टिकट चला दिया। और डाक टिकट ही नहीं, वो सिक्का भी चलाया है कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर। ये उनको जन जन में प्रचारित करने का भारत सरकार ने काम किया। इसके लिए भारत सरकार के नेताओं को और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं, ताकि गांव गांव बच्चा बच्चा कर्पूरी जी को जानता था और वो अपने पास भी रख सकता है सिक्का को और उनके डाक टिकट। ये सब काम भारत सरकार ने किया है। हम मांग करते रहते थे, हमारे नीतीश कुमार इससे चिढ़ते थे। कारण था कि वो गलत संगति में पड़ गए, और गलत संगति में आदमी की मानसिकता भी खराब हो जाती है। लेकिन हम पर भी करते थे कि तुम क्यों नाम शराब बोल रहे हो। और ये भी हुआ जब विधानसभा में सारी बातें हमने कही तो यहाँ तक हुआ कि बड़ी गड़बड़ बोलता है, इसको पार्टी में सटा लो तब तो न बोलेगा। तब उन्हें कहा कि हम पार्टी में अब मर्ज करो। हम लोगों ने कहा कि हम मर्ज नहीं करेंगे भैया, हम पार्टी बनाया है, गरीबों के लिए बनाया है और इसमें बहुत अरमान है लोगों का, हम मर्ज नहीं करेंगे। तब उन्होंने कहा कि तब पार्टी छोड़ दो, हमसे बाहर चले जाओ। तो आप जानते हैं हम बाहर चले आए, और जो मंत्री कल है लिया शपथ, ये मंत्री था, इसको कहा कि बेटा तुम त्याग पत्र दे दो। 1 मिनट भी नहीं ठहरा और त्याग पत्र दे दिया। आज सही है कि वो ठीक रास्ते पर चले आए हैं। आज ऐसे रास्ते पर चले आए हैं, ऐसे लोगों के साथ आए हैं जो विकास संभव है। 2005 और 2010 का इतिहास नीतीश कुमार का सुनिए, कितना सुंदर काम किए थे। हमको नीतीश कुमार के प्रति बड़ी निष्ठा रही है। हम क्या, हमारे परिवार पर, हमारी पत्नी एकदम देहाती है, वो भी कहती है जब इनसे अनबन होता है तो कहती है कि नीतीश कुमार इतना अच्छा काम पेल तुम तोड़ा लिए,
तुम काहे लड़ रहे हो उनका से? तो हम कहते हैं कि तुम नहीं समझती हो, हम समाज के लिए लड़ते हैं, अपने लिए नहीं लड़ते हैं। अगर अपने लिए लड़ते तो मुख्यमंत्री पर हम क्यों त्याग देते? हम आगे पीछे करके भैया और सर का करके रहते, 9 महीना और हम मुख्यमंत्री रह सकते थे। उसी प्रकार से संतोष क्यों रिजाइन करता? ये भी कहता जी सर अपने कहा थी, ठीक है कहा थी, हम रहवे अपने ही के साथ। ये भी रहते, हम लोग भी रहते, मंत्री बने रहते। लेकिन समाज ही ये नहीं कह रहा। आवाज इसलिए कर रहे हैं गलत रास्ते पर, जैसे इन्होंने कहा सफाई मजदूर कर्मचारी लोग हैं, उनके लिए आयोग है, आयोग बना है। हम मांग करते रहे नीतीश कुमार जी से कि सफाई कर्मचारी आयोग यहाँ भी बनाइए। तो कैसे बनाने देते लोग तब ना। आज लोग मन करते हैं बहुत काम किया, काम का किया? अगर ये बनवा देते तो मैं मानता कि काम करते। नीतीश कुमार का इसमें कोई दोष नहीं, नीतीश कुमार चाहते थे लेकिन दूसरे लोग उन पर हावी थे। इसलिए मैं कहा कि आज वो गलत रास्ते पर थे, आज ठीक रास्ते पर आए और सहयोग ठीक लोगों से ले रहे हैं। आगे जाके कार्रवाई होगी। और आप जो कहते हैं कि अति पिछड़ा आयोग बने, हम समझते हैं कि हम लोग इस बात को रखेंगे तो निश्चित रूप में अति पिछड़ा आयोग भी बनाएंगे नीतीश कुमार, ऐसा हमको विश्वास है। तो ये है आप लोगों को। और मैं कहना चाहता हूँ, क्या देखिए कैसे करते, एक एक बात हम नीतीश कुमार को कहना, वही कहाँ नीतीश कुमार चले गए थे 2005 और 2010 के बीच में। नीतीश कुमार को जो कहते थे अच्छा काम कर देते थे। हमने कहा नीतीश बाबू हम गरीबों के और शेड्यूल कास्ट के आरक्षण देखने के लिए आयोग बना था, एक आयुक्त इसके लिए चुने हुए थे, आरक्षण आयुक्त कहा जाता था। आरक्षण आयुक्त का पद कहाँ चला गया? सर उसको आप रखिए, उसको आप फिर पुनर्जीवित कीजिए। कैसे करते? उधर से तो दबाव था कि आरक्षण दीजिएगा तो फिर हमारा कोटा का क्या होगा, इसलिए नीतीश कुमार नहीं कर सके। अब हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी के सामने ये बात को जरूर हम रखेंगे और हमको पूरा विश्वास है, 200% विश्वास है कि आरक्षण आयुक्त निश्चित रूप में बनेगा, रहेगा, जिससे हम शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण का जो मूल्यांकन है उसको करेंगे। तो इस तरह से बहुत सा काम है। देहात में, गांव में जो जमीन हमको मिली है, चाहे बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन जीतन मांझी अपने समय में कहा था कि गरीबों को हम बसने के लिए देंगे। आज 5 डिसमिल जमीन नहीं दी जा रही है। हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा कराइए। हमको पूरा विश्वास है कि वो जरूर करवाएंगे। और जो पर्चा में जमीन मिली है, चाहे भूदान की जमीन हो, चाहे सीलिंग की जमीन हो, चाहे बिहार सरकार की जमीन हो, वर्षों से पर्चा लेके घूम रहा है, रसीद कट रहा है। अब कब्जा किसका है? मैं कहना नहीं चाहता हूँ, एक ही समाज का 70% कब्जा उस पर है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार नहीं चाह करके भी नहीं करना चाह रहे थे। अब वो फ्री हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि उनके चंगुल से वो जमीन को जरूर छुड़वाएंगे और हमारे गरीब लोगों को जमीन वापस करवाएंगे। यही कह करके मैं कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में पुनः उनके 100वां वर्ष के अवसर पर बधाई देता हूँ और भारत सरकार को, विशेष करके नरेंद्र भाई मोदी जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।